अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, यानी कि मियादी बुखार के बारे में कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या है, वजूहात क्या है और ख़ास तौर पर यानी किन वजूहात की वजह से यानी ये ठीक नहीं हो रहा। बार बार इलाज करने के बावजूद भी जो है टाइफाइड जो वो ठीक नहीं होता और जो मरीज़ होते हैं वो बार बार इलाज करने के बावजूद जो है उनको यानी तकलीफ़ से निजात नहीं मिल रही। तो उन सारी वजूहात पर तफसीलन बात करेंगे कि किन वजूहात की वजह से ऐसा हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफाइड जो है ये है क्या। तो टाइफाइड को अगर हम देखें यानी कि मियादी बुखार भी इसे कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक जरासीम की वजह से हमारे पास आता है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ये हमारे जिस्म में किस वजह से दाखिल होते हैं, अब अगर हम देखें तो गैर मयारी जो ग़िज़ाएँ हैं, जो गंदा खुराक है, जो गंदा या गला सड़ा पल है, या गंदा पानी है, यानी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह से हमारे पास जो है ये सल्मोनेला टाइफी जो है ये इंटर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में लोग काफ़ी यानी कन्फ्यूजन का शिकार है, काफ़ी इस हवाले से परेशान भी है कि यानी टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद ये ठीक क्यों नहीं होता। तो इसमें अगर हम देखें यानी एक अंदाजे के मुताबिक कोई 70 से 80% जो एंटीबायोटिक्स है वो रेजिस्टेंस हो चुके। एक अगर हम देखें MDR जो टाइफाइड है तो उसमें अगर हम देखें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके। यानी इसमें जो फर्स्ट लाइन की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं तो वो जो है इसके खिलाफ यानी काम ही नहीं कर रहे, तो उन्होंने मज़ाहमत पैदा किया हुआ है वो इसमें, यानी मरीज़ को जो है वो ठीक ही नहीं करते, वो रेजिस्टेंस जो है उसने क्रिएट कर दिया। और ये इशू जो है ये यानी पिछले चंद सालों से काफ़ी यानी ये पुरानी बात है, ये चली आ रही है। इसके बाद हुआ क्या है कि इसके बाद जो है XDR टाइफाइड जो कि तकरीबन कोई 2016 से अभी तक वो तकरीबन चल रहा है मुल्क में, कराची, सिंध, हैदराबाद इन इलाकों में ये जो है पैदा हुआ था ये। और XDR जो टाइफाइड है यानी ये फिर है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। बाकी जो 5 ग्रुप हैं एंटीबायोटिक्स के, ये उनको भी रेजिस्टेंट करता है। जो MDR था वो 3 एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट कर रहा था, जो XDR है ये मज़ीद आगे जाके 5 एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट कर रहा था। और अब अगर हम देखें यानी तकरीबन जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, ज़्यादातर जिन लोगों को काफ़ी अरसे से टाइफाइड हुआ होता है, बार बार हो रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो है काफ़ी केसेस सामने आते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ यानी पानी का सिस्टम अगर हम देखें वो ठीक नहीं है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। खुराक अगर हम देखें, बाहर जो होटलिंग वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अनहाइजीनिक फूड, यानी वहाँ पे सेहत और सफाई का ख्याल ही नहीं रखा जाता। उस वजह से टाइफाइड जो है यानी सल्मोनेला टाइफी जो है ये बार बार जो है लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है, बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है। और जो मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, उसकी और कुछ वजूहत है कि क्यों रेजिस्टेंट बन गई। यानी हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का भी बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, लोग खुद से एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। अगर XDR टाइफाइड के बारे में जैसे कि हमने बात की, इसमें भी ऑलरेडी 5 एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंट है। तो अब हमारे पास XDR में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं उसमें भी जो है एक आध जो है अक्सर रेजिस्टेंट मिला होता है ब्लड कल्चर में। इसमें अगर हम देखें जिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है, या जो है कार्बापेनम का इस्तेमाल किया जाता है, टाइजेसिक्लिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये 3 एंटीबायोटिक्स हमारे पास बचे हुए हैं जो कि टाइफाइड के ख़िलाफ़ या टाइफाइड में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी हो गई, यानी इसमें भी अगर हम एजिथ्रोमाइसिन को देखें सम टाइम वो ब्लड कल्चर में यानी वो भी रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। हुआ क्या कि हालिया वबा के अंदर यानी एजिथ्रोमाइसिन को इस कदर इस्तेमाल किया गया कि उसके भी रेजिस्टेंस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यानी ये वो सारी चीज़ें जैसे अब आपको समझ आ गई होगी कि यानी मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स कोई 70 से 80% एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें भाई इसकी वजूहात क्या है, यानी ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो कि यानी उसको काफ़ी टाइम जो है लग जाएगा। अगर हम देखें सबसे जो मेन इशू है हमारे यहाँ वो यही है कि सेल्फ मेडिकेशन यहाँ पे इस कदर होती है। हर बंदा खुद से मेडिसिन ले रहा होता है, किसी के मशवरे से ले रहा होता है और बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो जो है ज़हमत पैदा कर देते हैं, वो जो है उसको रेजिस्टेंट कर देते हैं। बल्कि न्यू रिसर्चेस के मुताबिक तो कंडीशन अगर हम देखें तो तकरीबन हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे यानी एंटीबायोटिक जो है वो फ्यूचर में मे भी कि काम ही ना कर रहे हो। जिस तरतीब से रेजिस्टेंट बन रहे हैं, जिस तेज़ रफ्तारी से हमारे पास रेजिस्टेंट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये यानी कि हमारे पास फ्यूचर में तो कोई प्लान ही नहीं है
साइंटिस्ट जो है वो न्यू एंटीबायोटिक्स को जो है डिस्कवर करना चाह रहे हैं, वो उस पर काम भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी भी चाहिए कि हमें यानी मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों में, बीमारियों में खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें यानी हमें एक मुतबादिल के साइड पे, अल्टरनेटिव के साइड पे अगर हम देखें, हमारे पास काफ़ी सारी थेरापीज़ है, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव मेडिसन है, जिसमें होम्योपैथिक जो मेडिसन है ये फर्स्ट रैंक पे है दुनिया में, दूसरे नंबर पर ये इस्तेमाल होती है, सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसन है। तो यानी हमें वक्त के साथ इन चीज़ों को भी समझना है, हमें जो है अल्टरनेटिव जो साइड है, हमें मुतबादिल जो अद्वियात है उनसे भी मदद लेनी चाहिए। और मामूली जो नज़ला ज़ुकाम है उसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ख़ुद से ही हम जो है ABC मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स जो है उनका इस्तेमाल करें। तो यानी ये एक तफसील थी, ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आपको समझानी थी। अक्सर लोग इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि भाई यानी टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक ही नहीं हो रहा सालों से। तो ये वो सारी चीज़ें थी कि आपको चाहिए जो कि जिन लोगों का टाइफाइड ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर बदलने के बजाय अपना जो तरीका इलाज है, जो मेडिसन है आपकी, वो आप चेंज कर लें। उसकी वजह ये है कि एंटीबायोटिक्स तो ऑलरेडी यानी वो रेजिस्टेंट हो चुकी है काफ़ी सारी। अब आते हैं टाइफाइड की जो आम अलामात हैं उनके बारे में अगर बात करें, तो टाइफाइड जैसे ही होते हैं इनिशियली स्टेज में हमारे पास थ्रोट इन्फेक्शन आ जाती है, यानी गले में दुखन का एहसास होता है, और इसके साथ यानी बहुत तेज़ बुखार जो है वो आ जाता है, आंतों में जो है पेन होना शुरू हो जाते हैं, आंतों में दर्द जो है आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें यानी जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द हो रही होती है, और सम टाइम हमारे पास यानी दस्त की कैफियत भी आ सकती है कि मरीज़ को जो है मोशन लग गए, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी आ सकती है। लेटर जो स्टेजेस हैं, जो टाइफाइड की लेटर स्टेजेस है, उसमें फिर मुख्तलिफ जो है अलामात जो है वो हमारे पास सामने आ सकती है। इनिशियल स्टेज पे अगर हम देखें तो हमारे पास यानी पेट के अंदर काफ़ी दर्द की कैफियत आती है, वहाँ पे मोशन लग जाते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है। सम टाइम जो है हमारे पास कफ यानी खांसी की कैफियत भी आ सकती है, और थ्रोट इन्फेक्शन यानी ये कैफियत हमारे पास सामने आती है। इन दिनों चूँकि टाइफाइड के केसेस जो है अब ये सीज़न है, तकरीबन इन दिनों टाइफाइड के केसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि याद रखने की है। टाइफाइड की वजूहात के बारे में अगर बात करें कि इसकी वजूहात क्या है, जैसे हमने शुरू में कहा कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक जरासीम की वजह से हमारे पास आता है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। तो उसकी वजूहात क्या है, यानी सल्मोनेला टाइफी कहाँ से आ सकते हैं, तो हमने कहा कि गंदे खुराक से आ सकता है, गंदा पानी है, गैर मायारी जो खुराक है, गले सड़े जो पल होते हैं, और जो मेन इशू है वो लोग यानी जिनको टाइफाइड हो गया और वो जो है यानी पेशाब के बाद, पाखाने के बाद अपने हाथों को ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते, यानी कि पाखाने के थ्रू, स्टूल के थ्रू ये जो बैक्टीरिया ये जिस्म से बाहर निकलता है। अब बात करते हैं एक और चीज़ पर, यानी वो लोग जिनको टाइफाइड हो जाते हैं उनको फिर बार बार टाइफाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी चंद दिनों के बाद भी होते हैं, महीने के बाद भी होते हैं, और साल बाद भी होते हैं। तो उसकी वजह क्या है? होता ये जब फर्स्ट टाइम टाइफाइड इन्फेक्शन हो जाते हैं और एंटीबायोटिक के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया ये जाके यानी आपके पित्ते में बैठ जाते हैं, ये गाल ब्लैडर के अंदर बैठ जाता है। तो वहाँ से यानी ये एनवली ये चंद दिनों के बाद यानी इसके री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इस वजह से भी होते हैं। और दूसरी जो एक चीज़ है वो ये लोग जो है हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ये सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये पाखाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते, या ये लोग जो है इनका पानी जो है वो ठीक नहीं है, वो गंदा पानी बार बार पी रहे हैं। तो इन वजूहात की वजह से हमारे पास ये जो लोग होते हैं इनमें री इन्फेक्शन आ जाती है। एक और कन्फ्यूजन पे भी बात करते हैं, यानी इसके जो टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, आम लोग काफ़ी उसका यानी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं उस हवाले से। तो इसमें जो चेंजेस आई हैं, जो चीज़ें वो ये हैं कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो टेस्ट किया जाता था शुरू में, उसका नाम था विडाल। अब विडाल जो है साल डेढ़ साल पहले इन्होंने जो है बैन कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चूँकि एंटीबायोटिक्स जो है वो 70 से 80% रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो टाइफाइड के बैक्टीरिया को यानी ख़त्म ही नहीं कर रहे होते, वो किल ही नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से यानी ये ब्लड के अंदर ये मौजूद रहता है, जिस्म के अंदर ये मौजूद रहता है। तो विडाल जो लोग यानी जिन लोगों को टाइफाइड हो जाता है, वो एंटीबायोटिक्स के बाद उनके यानी जो अलामात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई होती है, जो एक फोर्स बना होता है सल्मोनेला टाइफी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, वो कुछ अरसे के लिए जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। अब होता है कि जब विडाल जो टेस्ट है वो कराए जाते हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज़ के हवाले से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मौजूद रहते हैं, वो स्टिल पॉजिटिव आते हैं, इसलिए इसको
बैन कर दिए गए। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो ये कि यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से यानी सल्मोनेला को काबू में नहीं किया जा रहा और वो जिस्म के अंदर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इस टेस्ट को बैन कर दिया गया कि भाई ये लोगों को है ही नहीं। अब दूसरी जो एक चीज़ है यानी जो किट पे जो टेस्ट किया जाता है, आईसीटी किट पे होता है, उसको भी बैन कर दिया गया। उसमें भी यही चीज़ देखी गई है, यानी जो लोग जिन लोगों को टाइफाइड हो जाते हैं, उनको बार बार होता है, उनके जिस्म के अंदर यानी एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाती है, और वो जो टेस्ट है वो भी एंटीबॉडीज़ को देख के आपको रिजल्ट दे रहा होता है। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये स्टिल जिस्म के अंदर रहता है, इस वजह से एंटीबॉडीज़ भी बनी होती है। तो ये एंटीबॉडीज़ को कैच कर रहा होता है ये टेस्ट, तो इस वजह से ये फेक टेस्ट है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब तीसरा जो एक ऑप्शन हमारे पास बचते हैं वो है ब्लड कल्चर। लेकिन ब्लड कल्चर की जो एक्यूरेसी है वो भी 100% नहीं है कि तमाम पेशेंट के अंदर जाके सल्मोनेला टाइफी डिटेक्ट हो जाए। उसकी वजह ये कि इतनी एंटीबायोटिक थेरेपी की जाती है, इतने एंटीबायोटिक लिए जाते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है कि सल्मोनेला जो टाइफी जो बैक्टीरिया है उसको सप्रेस ही कर दिया जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता और ब्लड कल्चर में भी वो नहीं आ रहा होता। यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई बंदा इन चीज़ों पर एतराज़ करे तो उसको यानी जवाब ये है, उसको समझाने के लिए ये चीज़ है कि भाई जो विडाल है ठीक है, उसकी भी एक्यूरेसी ख़त्म है, उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म है, आईसीटी किट की भी नहीं है, लेकिन ब्लड कल्चर जो है वो भी यानी एक्यूरेट नहीं है, उसकी भी एक्यूरेसी नहीं है। तो हम क्लिनिकली ये करते हैं कि हर मरीज़ को ब्लड कल्चर एडवाइस नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है, और यानी जो क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं उनमें सम टाइम जो है ब्लड कल्चर के अंदर सल्मोनेला टाइफी जो है वो आ ही नहीं रहा होता। तो इस वजह से हम जो है इसको यानी करते ही नहीं। अब बात करते हैं कि ये लोग अक्सर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि भाई टेस्ट जो है वो तो सारी ज़िंदगी पॉजिटिव आता रहेगा, इसलिए जो है टाइफाइड को आप भूल जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो क्लिनिकली प्रैक्टिस है या जो डॉक्टर्स हैं उनको अगर हम देखें तो मरीज़ के अंदर जो अलामात हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो तकलीफ़ है, कम से कम उससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो पेशेंट है ये टाइफाइड का है। उसकी फास्ट हिस्ट्री से ये देखा जा सकता है कि इससे कोई टाइफाइड हुआ है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये उससे यानी रिलेटेड है, टाइफाइड से रिलेटेड है। तो अगर हम इन टेस्ट, ये जो टेस्ट है, जो लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार है कि इसको बैन कर दिया गया, इसको कैसे डील किया जाए, तो चले ये तो एक अलग एक चीज़ है, एक सिस्टम है उन्होंने कर दिए। जो वो पेशेंट जिनके अंदर यानी आपको सिम्टम्स मिल रही हैं तो उनको कैसे डील किया जाए, यानी ये तो एक मुद्दे की बात है। वैसा भी तो नहीं किया जा सकता कि ये जो टाइफाइड के जो लोग हैं, जिन लोगों को टाइफाइड इन्फेक्शन हर साल होता है, या जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, यानी जिनके अंदर आंतों की बीमारियां पैदा हो गई है टाइफाइड की वजह से, जिनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स पैदा हो गए, जिनके अंदर यानी मेमोरी लॉस वगैरह की कंडीशन आ गई, ब्रेन वीकनेस वगैरह आ गई है, जिनके अंदर यानी मसल वीकनेस आ गई है, जिनके अंदर यानी न्यूट्रिशनल जो है इम्बेलेंस कंडीशन पैदा हो गई, जहाँ पे विटामिन की डिफिशेंसी आ गई है, यानी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जो है ये टाइफाइड पैदा कर सकते हैं। तो अब ये जो मरीज़ है इनको हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये जो टेस्ट है हम इनको नहीं मानते, लिहाजा आप जो है अपना इलाज करना बंद कर दें, आपको कोई इलाज ही नहीं है या आपको टाइफाइड ही नहीं है, यानी अक्सर जो है ये चीज़ें सुनने को आती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे शुरू में मैंने कह दिया है कि यानी चूँकि एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। अब ये जो पेशेंट होते हैं ये कभी यानी मुख्तलिफ जो है ये हर जगह चले जाते हैं कि कहीं से जो है यानी हमें रिलीफ मिल जाए, और सिम्टम वाइज फिर इनको अगर हम देखें आम तरीके इलाज में सिम्टम वाइज इनको एंटीबायोटिक्स कभी जिसकी सिम्टम बन रही होती है उनका इलाज किया जाता है, यानी कि अगर चेस्ट इन्फेक्शन आ गए, नमूनिया टाइफाइड इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आंतों के हवाले से कुछ पैथोलॉजी क्रिएट वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इस तरह की, ये नहीं कि इनकी अलामात को डिफरेंट मेडिसिन से जो है वो डील किए जाते हैं। अगर तो वीकनेस है तो लोग खुद से ईवियान ले रहे होते हैं, विटामिन ले रहे होते हैं, और बोन वीकनेस के लिए विटामिन डी ले रहे होते हैं, और यानी एक मुख्तलिफ जो है मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे यानी सारी बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास अब क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है तो वो भी इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि फ्यूचर में यानी जो भी पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, जैसे कि हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, यहाँ पे चूँकि स्टिल टाइफाइड की कंडीशन, टाइफाइड जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी यानी ज़्यादा है, एनुअली काफ़ी केसेस इसके आते हैं। तो वहाँ पे जो एंटीबायोटिक की जो अगर हम बात करें तो वो तो
ऑलरेडी हम रेजिस्टेंट साइड पे जा रहे हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन होनी चाहिए। यानी यहाँ पे हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि एक तो हमारे पास एंटीबायोटिक की ऑप्शन थी, अब वो नहीं रही तो हमारे पास क्या ऑप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो चीज़ अक्सर हम डिस्कस करते हैं, उसी पे काम भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से हम कंपेरेटिव स्टडी पे बात करते हैं कि एलोपैथिक साइड पे अगर हम देखें एंटीबायोटिक्स तो वो ये स्टडी है और ये कंडीशन सामने। अब हमारे पास जो है मुतबादिल के साइड पर, अल्टरनेटिव साइड पर क्या ऑप्शन है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपकी टाइफाइड जो है वो अगर इनिशियली स्टेज में आप जो है किसी भी अच्छे होम्यो फिजिशियन से मिलते हैं, उसे मशवरा लेते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर इनिशियल स्टेज में बैप्टिशिया नामी एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर जो एक्यूट टाइफाइड है, जो जिन लोगों को पहली बार हुआ है, उसको अगर बैप्टिशिया या जो है रस्टॉक्स या अगर आर्सेनिक एल्बम, एक्टिनिशिया इस तरह की मेडिसिन से डील कर दिया जाए तो ये जो लोग हैं इनको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे, इनको एनवली टाइफाइड भी नहीं होगा, इनके अंदर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे और ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब वो लोग जिनके अंदर क्रॉनिक टाइफाइड की कंडीशन है, जो कि सालों से टाइफाइड की कंडीशन में मुब्तला है, मुख्तलिफ मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बावजूद, वो लोग भी ठीक हो सकते हैं और उनके लिए फिर मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि अगर हम देखें टाइफाइड का एक नोसॉड है टाइपिडीनियम के नाम पर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें क्रॉनिक टाइफाइड के अंदर आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने कहा एक्टिनिशिया जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म के अंदर जो मल्टी इन्फेक्शन जो आ जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं टाइफाइड के हवाले से, उनको वो ठीक कर देती है। जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, जहाँ पे यानी क्रॉनिक एक टेंडेंसी चली आ रही होती है, उनमें बैप्टिशिया अगर हम देखें, उनके इस्तेमाल से हम इस टेंडेंसी को जो है ख़त्म कर सकते हैं। फिर रस्टॉक्स है वो हमारे पास इस्तेमाल की जा सकती है। फिर जो मोस्ट क्रॉनिक केसेस है उनमें सल्फ़र नामी एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ सिम्टम ऐसी मिल रही होती है, यानी बर्निंग पेन वगैरह, या इन लोगों के जो स्टमक है उसका इशू होता है, साथ में लिवर की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यानी जो फिर अगर परपोरेशन साइड पे हम चले जाए, आंतों के अंदर जो एक किस्म की इन्फेक्शन है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे पास फिर मरक साल एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरीके से मरक कार है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर यूरिन के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ पे यानी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी में फिर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है वो मौजूद है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिससे न कि सिर्फ एक्यूट टाइफाइड ठीक हो जाते हैं, क्रॉनिक भी ठीक हो जाता है और जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड है वो भी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि इन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म भी हो गया होगा। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा जिस पर हम काम भी कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनमें एलोपैथिक क्या अप्रोच है, अल्टरनेट साइड पे हमारे पास जो सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है ऑफ द मेडिसिन होम्योपैथी, उसमें क्या यानी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तो आज से कम आप ये कोशिश करें, जितनी भी आपकी डिजीज़ है उसमें आप कोशिश करें अल्टरनेट जो साइड है, जो कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, उनसे भी आप इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनका इस्तेमाल भी अपनी ज़िंदगी में लाएँ। इससे ये होगा कि जो छोटी बीमारियां, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, जितनी भी आपकी डिजीज़ है, जितनी भी बीमारियां, वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होंगी। उसमें ये कंडीशन भी आपको नहीं मिलेगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए या अब जो है हमारे पास क्या ऑप्शन, ये नहीं। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है सामने नहीं आएंगी, बल्कि जो डिज़ीज़ होगा, जो बीमारी होगी, उसको उसी तरीके से उसको इनिशियली स्टेज में नेचुरल जो मेडिसिन है, प्रोटेंटाइज जो मेडिसिन है, उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से उसको डील कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया।